पंचर, इस शब्द से तो आप अच्छे से वाकिफ होंगे ही। अरे वही जो अमूमन टायर में हो जाता है, लेकिन अब इस पंचर का पॉलिटिक्स में चलन बढ़ गया है और हकीकत यह है कि पंचर पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई है। अब आपके जहन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये पंचर पॉलिटिक्स है क्या, तो वो अब हम आपको बता देते हैं। नमस्कार, प्रश्नकाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ दीपक व्यास। लंबी चर्चाओं और विरोध के सुरों के बीच वक्फ संशोधन बिल पहले लोकसभा और फिर राज्यसभा में पारित हुआ। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद कानून भी बन गया। सियासी दलों से लेकर कई संगठन इसका विरोध अब भी कर रहे हैं, लेकिन इस बीच राजस्थान की दो प्रमुख पॉलिटिकल पार्टीज के दो चेहरों के बीच वक्फ संशोधन बिल के बहाने पंचर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। सत्ताधारी पार्टी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने वक्फ संशोधन बिल की वकालत करते हुए कांग्रेस पर आरोप लगा दिया कि उन्होंने मुस्लिम समाज को टायर पंचर निकालने से आगे निकलने नहीं दिया। तो दूसरे दिन विपक्षी दल कांग्रेस के मुखिया यानी कि प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने पलटवार करते हुए यह कह दिया कि मदन राठौड़ तो खुद बीजेपी को पंचर करने वाले हैं। लिहाजा प्रश्नकाल में आज चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं इन दोनों बयानों को। लेकिन उस वर्ग को तो समृद्ध करो। आज मुस्लिम समाज में कितनी गरीबी है, विचार करो। टायर पंक्चर निकालने से ज़्यादा आगे नहीं बढ़ने दिया उनको। हम चाहते हैं कि वो भी समृद्ध बने, इस दिशा में वो भी मजबूत बने। ये हमारी सोच है। हमें किसी की ज़मीन नहीं चाहिए। हमने साफ कहा है कि आज हमने रेट्रोस्पेक्टिव डेट से तो किया नहीं है निर्णय, पिछली तारीख से तो किया नहीं कि 2006 में सच्चर कमेटी ने रिपोर्ट दी हम वहीं से चलेंगे। हम तो आज की बात कर रहे हैं ना। आज जो है वो उसकी है, हम उसमें डिस्प्यूट में नहीं पड़ रहे हैं। तो कहाँ छीन रहे हैं किसी की ज़मीन। हाँ, एक सत्य है उनमें जो कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि शायद इनका आशीर्वाद बीजेपी को मिल जाएगा। वो तो मिलेगा, तो काम करेगा तो मिलेगा आशीर्वाद। मदन राठौड़ जी तो खुद बीजेपी को पंचर करने वाले हैं। मदन राठौड़ जी का कोई 6 महीने में 8 महीने में कोई बीजेपी को आगे ले जाने का कोई विजन देखा तो आपने सुना दोनों प्रमुख सियासी दलों के प्रमुख नेताओं को, दोनों प्रदेश अध्यक्ष हैं। और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ में कुछ खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है। उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं, परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ में जुड़ चुके हैं एकलव्य सिंह जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं। साथ में नरेंद्र कटारा जी जो कि प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। साथ में पौरुष भारद्वाज जी भी जुड़ चुके हैं जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। आप तीनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले नरेंद्र कटारा जी, मुझे ये बता दीजिए, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने बयान दिया, इसके मायने क्या है? टायर पंचर निकालने से आगे निकलने नहीं दिया मुस्लिम समाज को, क्या किस तरीके से आगे नहीं निकलने दिया? दीपक जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी स्पष्ट कहा है कि कांग्रेस वोट बैंक के लिए हमेशा से इस देश को गरीब रखना चाहती है, क्योंकि गरीब व्यक्ति अपने पेट को पालने में ही समय निकाल देता है। वो देश का अच्छा और बुरा सोच नहीं पाता, इसलिए उसी की फ्री की योजनाओं में चलते चलते वोट होता रहे और कांग्रेस सरकार चलती थे। इसलिए कुछ वर्गों को इन्होंने हमेशा गरीब बना के रखा और डरा के रखा। उनमें एक वर्ग मुसलमानों का है जिनको इन्होंने हमेशा इस देश में डरा के रखा, उनको भयभीत रखा और उनको आगे नहीं बढ़ने दिया। कहने का मतलब प्रदेश अध्यक्ष जी का यह है कि मुसलमानों को कांग्रेस ने अपने वोट बैंक बनाए रखने के लिए आर्थिक रूप से मजबूत होने नहीं दिया, उनको सड़क पे ही रखा और पंचर लगाने की दुकान तक ही उनको सीमित कर दिया। उनके बच्चों को आईएएस नहीं बनने दिया, डॉक्टर नहीं बनने दिया, आरएस नहीं बनने दिया, अच्छी सर्विसों में नहीं जाने दिया, उद्योगपति नहीं बनने दिया। उनका दायरा एक सीमित कर दिया जिससे कि वो हमेशा के लिए कांग्रेस का वोट बैंक बना रहे। यह आदरणीय मदन राठौड़ जी ने कहा कि कांग्रेस हमेशा से मुसलमानों का इस्तेमाल करती आई है। अब नरेंद्र मोदी जी लगातार मुसलमानों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। 3 तलाक ले लीजिए, सीए ले लीजिए, अब मोदी किट बंट रही है। इसके साथ ही मुसलमान महिलाएं और युवा मोदी जी को पसंद कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को वोट करना शुरू कर दिया है। इसकी मिर्ची डोटासरा और कांग्रेस को लगी हुई है, इसीलिए तिलमिलाए हुए हैं, क्योंकि अब मुसलमान मोदी जी की तरफ, कांग्रेस बीजेपी की तरफ मुड़ रहे हैं। मुझे ये बता दीजिए, ठीक है, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया तो बीजेपी ने क्या कुछ कर दिया मुसलमानों की शिक्षा में बढ़ावा देने के लिए, शिक्षा में इजाफा उसको लेकर? आप दीपक जी कभी उन बहनों के बीच जाना जिन्होंने 3 तलाक को लेकर मोदी जी की बधाई दी है, मोदी जी की प्रशंसा की है। क्योंकि किसी भी बहन बेटी को यह कह दिया जाए कि अभी आपने मेरे को चाय टाइम से नहीं बनाई, मैं आपको तलाक देता हूं, तलाक तलाक तलाक। अच्छी पहले आप क्यों ट्रिपल तलाक बोले बार बार? मैं कह रहा हूं कि शिक्षा के लिए क्या क्या वो बता दीजिए। शिक्षा के लिए हम कह रहे हैं कि इनकी मदरसों में इन बच्चों को कांग्रेस ने बंद कर दिया। हम चाहते हैं कि विद्यालय में इनके बच्चे पढ़ें। उनके लिए अभी मोदी किट उसमें विकास की योजनाओं के बारे में हमने बताया कि अल्पसंख्यक के रूप में क्या क्या योजनाएं चलती हैं, उनको क्या
क्या वो ले सकते हैं, कहाँ इसकी ठीक है। ट्रेनिंग ले सकते हैं, कहाँ वो रोजगार पा सकते हैं, कहाँ वो सर्विस की तैयारी कर ठीक है। सकते हैं, अन्नपूर्ति योजना में कैसे उनको लाभ मिलेगा, कैसे वो IAS बन पाएंगे, कैसे RS बनेंगे, कैसे है। उद्योगपति बनेंगे, कैसे इस प्रदेश देश की विकास की मुख्य धारा में मुसलमान जोड़ेंगे, ये मोदी जी ठीक और है। मदन राठौर जी, भजन लाल जी उनको बता रहे हैं। ठीक है, ठीक है। पौरुष भारद्वाज जी, जवाब दे दीजिए आप। दीपक जी, देखिए, मैं सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री मदन जी राठौड़ साहब को और यहाँ पे बैठे हुए मेरे समकक्ष भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने अब से पहले जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा तमाम भ्रम फैलाए जाते थे कि कांग्रेस की सारी स्कीम्स जो है वो मुसलमानों के लिए है, कांग्रेस ने देश की आजादी के इतिहास में अब तक जो कुछ भी किया वो मुसलमानों के लिए किया, कांग्रेस ने सारी जमीनें वक्फ बोर्ड के माध्यम से मुसलमानों को बांट दी, कांग्रेस ने जो है सारी सरकार की स्कीमों का पैसा जो है मुसलमानों को दे दिया, कांग्रेस ने मुसलमानों को इतना ऊंचा कर दिया कि हिंदू जो है वो गरीब बना रहा। तो मैं सबसे पहले तो प्रदेश अध्यक्ष जी को और हमारे जो प्रवक्ता साथी बैठे इनको धन्यवाद देना चाहूंगा कि इनके वक्तव्यों की वजह से जो है वो हमारे देश का जो बहुसंख्यक समुदाय है, हिंदू समुदाय है, उसकी आंखें निश्चित तौर पर खुलेगी और वो इस बात को जानेगा कि कांग्रेस पार्टी पे अब तक जो आरोप लगते आए थे वो भारतीय जनता पार्टी द्वारा बिल्कुल झूठ थे और भारतीय जनता पार्टी जो एक मौका परस्त पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी जिसके लिए कहावत होती है कि गधे को भी समय बाप बना लेना, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी किसी जमाने में वो पार्टी कही जाती है कि जो है ना दलितों से जो नफरत करते थे, मुसलमानों से नफरत करते थे, उसका ताजा उदाहरण आपने देखा कि किस प्रकार से इनके द्वारा मुसलमानों के खिलाफ। और देखो, अब सच सामने आते, बौखलाया मत करो यार, मैंने आपके 1 मिनट आपके 100 झूठ वाले शांति से सुने, आपने 2 सच। मैं आपके तिल मिलाने के कारण बता रहा हूं, हम दलितों से प्यार कर रहे हैं, मुसलमानों को प्यार कर रहे हैं, इसलिए आपको समस्या होती है। आपकी बारी में मैं तो आपकी तारीफ कर रहा हूँ ना, मैं तो आपकी तारीफ करी, मैंने बिट्टे आप प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ आपकी तारीफ करी, आपको धन्यवाद दिया। तो मैं इस बात को कह रहा हूँ, देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में जब इनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, पूरे देश जो है यूपी 2 के यूपी 1 के शासनकाल में एक निरंतर प्रगति के पथ पे अग्रसर था और पूरे विश्व में भारत की आर्थिक तरक्की का डंका बज रहा था। ऐसे समय भारतीय जनता पार्टी को जब कोई मुद्दा नहीं मिला, इन्होंने पूरा नैरेटिव एक हिंदुत्व का सेट किया, जिसमें इन्होंने जो इनको SC ST और जो छोटी कास्ट कथित तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी कहती थी, उनके साथ इनको इन्होंने हिंदुत्व के नाम पर एक किया और मुसलमानों के खिलाफ जो इन्होंने नैरेटिव बनाया। और आज मुसलमानों के प्रति क्या बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भाई हमने सत्ता में आती है, हमने मुसलमानों के लिए 3 तलाक वाला कानून लेकर के आए, हम CAA वाला कानून लेकर के, ये कानून लेकर के। मैं देखिए बता दीजिए, एकलव्य जी बैठे, देखिए मेरे पास स्टूडियो में, इनसे भी मुझे राय जाननी, इनकी विचार जानने। मैं बहुत फैक्टफुल तरीके से बात करने वाला बता दीजिए, फैक्ट बता दीजिए आप। हिंदू समाज, देश का सनातनी समाज इस बात को कहता है कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में अगर हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों की बात को सही माने तो 80 करोड़ लोगों को राशन जो बट रहा है, क्या उसमें कम से कम 60 करोड़ हिंदू नहीं है? तो आज हिंदुओं के देश में स्थिति क्यों हो गई कि 60 करोड़ लोगों को या 70 करोड़ लोगों को जो है सरकारी राशन पर निर्भर रहना पड़ रहा है? दूसरी बात यह भी कह रहे हैं कि साहब हमारे को बड़ी चिंता हुई वक्त की जमीन होगी। मैं इनसे पूछता हूं कि क्या आपने कभी हमारे देश की जो हमने कांग्रेस की सरकारों ने जो गौवंश को पेट भरने के लिए, चरने के लिए गोचर भूमि का जो हमने प्रावधान किया था, क्या इन्होंने कभी ऐसा सोचा कि ऐसा कानून बनाए कि जो गोचर भूमि जो गायों के पेट भरने के लिए थी उस पर लोगों ने कब्जे कर लिए, उसमें कॉलोनियां काट दी? क्या उनकी मुक्ति के लिए भारतीय जनता पार्टी कोई कानून बनाने की मंशा रखती है? जो मंदिर माफी की जमीन है जिनसे कि मंदिरों का भरण पोषण होता था, उनकी जमीनों पर कॉलोनियां काट दी, क्या भारतीय जनता पार्टी को कभी उसकी सुधाई? देवस्थान विभाग जो हमारा एक हिंदू जो देवस्थान जो देव भगवान के जो स्थान होते हैं उनका प्रबंधन करता है, उसकी जमीनें जो है औने पौने गांवों पे 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए महीने पे किराए पे चल रही है। क्या इन्होंने? ठीक है पौरुष जी, मैं वापस आ जाऊंगा आपके पास। अभी एकलव्य जी भी मौजूद हैं यहीं पे, बहुत देर हो गई, 8 मिनट हो चुके उन्हें बैठे हुए। एकलव्य जी, बात ये चल रही थी कि ठीक है, वक्त संशोधन बिल को लेकर बात हो रही थी, उसमें क्या कमी है, उससे क्या अच्छा हो जाएगा, इन तमाम चीजों पर बात होती बेहतर था, लेकिन अब ये शुरुआत जो है पंचर पर आकर अटक गई, पंचर पॉलिटिक्स। एक्चुअली क्या है दीपक जी, अभी ना एक बात हुई थी शिक्षा के लिए भाजपा ने क्या किया, तो इसके बारे में एक आपके 30 सेकंड्स लेके कुछ आंकड़े दे देता हूँ कि हमारे मतलब मोदी जी के आने से पहले भारत देश के स्वतंत्र होने से लेके 2014 तक जो स्किल ट्रेनिंग दी गई थी मुसलमानों को सरकार की तरफ से, वो टोटल मुसलमान थे 20,000 और पिछले 10 वर्षों में 20 लाख मुसलमानों को वो स्किल ट्रेनिंग दी गई है। जो गवर्नमेंट जॉब्स में टोटल जो मुसलमानों का शेयर था वो 5% था, आज 10% है 2014 के बाद। स्कॉलरशिप्स जो 10 साल यूपीए सरकार ने जो 10 साल में मुसलमानों को स्कॉलरशिप्स दी वो थी 3 करोड़, मोदी जी ने 5 करोड़ दी हैं। उसके अलावा वो फ्री यूपीएससी कोचिंग दे रहे हैं। आपने सुना होगा कि वो जो गर्ल चाइल्ड की जो स्कूल ड्रॉप आउट रेट होती है ना, कि पढ़ाई खत्म करने से पहले शिक्षा छोड़ देती थी, उसके लिए एक मोदी जी स्कीम लेके आए थे, शादी शगुन योजना मुसलमानों के लिए स्पेशली, कि जो लड़की
ग्रेजुएशन के बाद शादी करती है, शादी से पहले ग्रेजुएशन खत्म कर देती है, तो उसे सरकार 1 लाख रुपए देती थी। तो ये सब मोदी जी ने किया है। ये मैंने आपको कुछ बस फैक्ट्स और फिगर्स दिए हैं, परंतु जो माननीय भाजपा प्रवक्ता बता रहे थे कि मुसलमानों का दिल जीता है भाजपा ने और कितना काम किया है उनके लिए, तो ये कमाल की बात नहीं है कि जब मुसलमानों का दिल नहीं जीता था तब इनके पास 300 सीट थी और जब दिल जीत लिया तो 240 पे आ गए। तो ये इकोनॉमिक्स मतलब जो है मेरे तो समझ में कम ही आती है। परंतु मैं आपको बताऊं, जो ये जो पंचर शब्द की बात है, ये तो देखिए जो वक्फ अमेंडमेंट बिल जो अब एक्ट बना है, इसको लेके एक दूसरे के ऊपर ये लोग तीखा टिप्पणी करते रहेंगे, परंतु इसकी सच्चाई सिर्फ एक है। अगर इससे कोई चीज, इस वक्फ अमेंडमेंट कानून बनने के बाद अगर कोई चीज पंचर हुई है तो वो वक्फ बोर्ड के जिसे कहते हैं ना गजवाए हिंद, उस सपने को पंचर किया है इस कानून ने। ये सबसे बड़ी सच्चाई है। और मैं आपको इसके लिए दोषी कांग्रेस ही थी नहीं, या कौन से सियासी दल थे? देखिए मैं कहूंगा कि जो 200-300 लोग और जो इस्लामी एक्सट्रीमिस्ट जो इसकी मलाई खा रहे थे वक्फ बोर्ड की, वो जरूर इसके लिए एक तरह से रिस्पॉन्सिबल थे, परंतु कांग्रेस ने मतलब फॉर देयर वोट बैंक इनको सपोर्ट करके एक तरह से इस एजेंडा को डायरेक्टली इनडायरेक्टली बढ़ावा दिया। इसमें कोई मतलब शक है ही नहीं। अब देखिए इससे हुआ क्या। नहीं पारुष भाई, मैं सिर्फ फैक्ट्स बता रहा हूं, सिर्फ फैक्ट्स बताएं। अभी तक मैंने मतलब आंकड़ों के अलावा कुछ बताया ही नहीं है। और आप मुझे बताइए कि क्या ये सच नहीं है कि बाबर का घोड़ा यहाँ पे घास खाता था इसलिए ये जमीन हमारी है? वक्फ बोर्ड के इस तरह के कानून को हटना चाहिए था या नहीं हटना चाहिए था? ऐसे जब कोई कानून लाया गया इस तरह की इर्रेशनैलिटी को हटाने के लिए, तो उसका विरोध क्यों कर रहे हो आप? बताओ मुझे। आपकी बात का जवाब दूं? हाँ दे दीजिए। दीपक जी मुझे जवाब देने दें। बिल्कुल दीजिए जवाब। मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगातार जो इस तरह का भ्रम फैलाया जाता है, आपका ध्यान होगा कि जो केंद्रीय वक्फ काउंसिल होती है उसका चेयरमैन जो होता है वो केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलात का मंत्री होता है, और उसमें जो अधिकतम 20 सदस्यों की नियुक्ति होती है वो भी केंद्र सरकार के द्वारा होती है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के आरोप को सही माने? भारतीय जनता पार्टी इस बात को कहती रही है कि साहब 2013 तक वक्फ बोर्ड के पास इतनी संपत्ति थी और अब जो है 11 साल बाद में जो है लगभग उसकी दुगनी होगी। तो क्या अगर दुगनी संख्या हो गई तो क्या भारतीय जनता पार्टी को इस बात के लिए जिम्मेदार नहीं माना जाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सो रही थी? भारतीय जनता पार्टी का अल्पसंख्यक मामलों का मंत्री जो वक्फ बोर्ड का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो सो रहा था, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नियुक्त किए गए वक्फ बोर्ड के मेंबर थे वो सो रहे थे। दूसरी बात मैं एक बात कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सिर्फ राजनीतिक मर्यादाओं का, सामाजिक मर्यादाओं का हनन नहीं किया गया। लोकसभा के अंदर भाषण देते हुए मंत्री जी के द्वारा जो है हमारे देश की न्यायिक व्यवस्था को भी धक्का बताया गया। कैसे बताया गया? मैं आपको कहना चाहूंगा कि देखिए केंद्रीय वक्फ बोर्ड में वक्फ बोर्ड जो होता है वहां पे एक ट्रिब्यूनल का प्रावधान होता है। ट्रिब्यूनल की नियुक्ति जो होती है वो जो उसके जो जजेज होते हैं वो जो जिला जज के स्तर का अधिकारी होता है चाहे कहीं पर भी हो। तो क्या वो एक समाज की या जाति की पंचायती, क्या उस ट्रिब्यूनल के अंदर जो है कोई मौलाना, कोई मौलवी या कोई किसी जाति समाज का अध्यक्ष बैठा था कि जो किसी वर्ग विशेष के पक्ष में फैसले देता था या किसी वर्ग विशेष के खिलाफ फैसले देता था? सरकार के द्वारा उस संविधान के तहत, देश की न्यायिक व्यवस्था के तहत ट्रिब्यूनल को किस प्रकार से झूठा उसके खिलाफ एक नैरेटिव बनाया गया और ये झूठ कहा गया कि साहब अब से पहले इसकी अपीलें कहीं नहीं होती थी, उसकी अपील पहली बार हम प्रावधान करने जा रहे हैं, जबकि सैकड़ों उदाहरण है दीपक जी पूरे हिंदुस्तान भर के सुप्रीम कोर्ट मैं इसमें एक छोटा सा काउंटर देना चाहता हूँ। एक छोटा सा मैं आपको एक फैक्ट बताऊं। देखिए एक चीज को तो बहुत समझना जरूरी है पारुष भाई, कि जो आप कह रहे हो ना कि इसकी जो अपील की जो आप बात कर रहे हो, पहली बात तो चलो अगर मैं मान लेता हूं कि भी अगर ऐसा नहीं भी होता था प्रैक्टिकली, तो भी ये तो सच है ना कि इस तरह से कानून था। क्या ऐसे कानून की हमारे मतलब हमारा जो देश का जो संविधान है, अगर उसकी भावना को हम देखेंगे तो इस कानून की क्या आवश्यकता भी थी कि कोई क्लेम कर देगा और वक्फ ट्रिब्यूनल जाके उस पर कब्जा कर लेगा? दूसरी बात आपको और बताऊं, नहीं एक छोटी सी बात रख दूं फिर आप एक साथ जवाब दे देना पारुष भाई। ये समझना जरूरी है कि सर ये जो कह रहे हैं ना कि वक्फ बोर्ड का जो ट्रिब्यूनल था उसकी अपील की जो बात कर रहे हैं, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं दीपक जी, यहाँ पे इस तरह का कोई प्रोविजन नहीं था, कोई अपील का प्रोविजन नहीं है, सिर्फ रिट का प्रोविजन है। ठीक है पारुष भाई, मुझे फैक्ट रख देने दीजिए फिर आप बता देना, मैं अपना फैक्ट रख देता हूं फिर आप बता देना। दीपक जी सच्चाई ये है कि उसमें सिर्फ रिट का प्रोविजन है और रिट का जो दायरा होता है ना वो एज कंपेयर टू एन अपील बहुत कम होता है। तो मतलब फैक्ट्स जो है कम से कम मतलब एक नेशनल न्यूज चैनल पे आपको सच बोलना चाहिए। कोई इस तरह का कोई अपील का, ठीक है नरेंद्र जी मैं क्या हम वापस वक्त की तरफ जा रहे हैं, मैं मुझे ये बता दीजिए दीपक भाई एक मिनट, स्थिति ये थी कि
संबित पात्रा जी ने संसद में बताया, लोकसभा में, कि अपने त्रिवेदी जी ने कि ताजमहल को भी वक्फ की संपत्ति इन्होंने बता दिया था कि भाई ये हमारी संपत्ति है। तो इनका कहने का मतलब जहां इनकी नजर जाए, मन करे, जो मुगलों का शासन था ना, मुगलों का शासन थे, जो अच्छी लगे, जो अच्छा लगे वो हमारा, वही वक्फ का कानून था कि जो अच्छी लगे उसको बुला लो, जो संपत्ति अच्छी लगे उसको अपने पास ले आओ। यही वक्त था, ये मुगलिया शासन था जिसमें ना मानवता थी, ना कानून था, ना नियम था, जिसको जो पसंद आ गया वो अपना हो गया। यही वक्त का कानून है और इसी का कांग्रेस साथ दे रही थी कुछ मुसलमानों को आगे बढ़ाने के लिए। इसलिए वक्त को आज खत्म करके सब गरीब मुसलमानों के साथ मोदी जी ने न्याय किया है और गरीब मुसलमानों को आगे बढ़ाने का काम। लेकिन नरेंद्र कटारा जी, अभी पौरू जी बता रहे थे कि संपत्तियां वक्फ की बढ़ी, वो आपके कार्यकाल में बढ़ी है। माफी मांगनी चाहिए। देखो दीपक जी, ये कांग्रेस वाले लोग इस चीज को नहीं बताते कि मुगलिया सल्तनत कैसे शासन करती थी और वक्फ बोर्ड उसी मुगलिया सल्तनत के कानूनों में बना हुआ था कि जो अच्छी लगे, उस जो पसंद आए उसको अपना हक जता दो और वो आपकी, चाहे वो संपत्ति हो। और मुगलों के टाइम पे कह कि आप लोगों की सरकार की तो 11 साल से है, उसमें आपके वक्फ में संशोधन ही इसलिए किया गया कि सरकार का उसमें प्रभाव आए, कल्याण की बातें हो, जनता की बात हो, मनमर्जी ना हो, इसलिए हमने संशोधन किया है। संशोधन करने की आवश्यकता इसलिए पड़ी, उसमें कानून ऐसा था कि सरकार ज्यादा कुछ कर ही नहीं सकती थी, वो अपनी मनमर्जी करते थे जो वहां बैठे लोग थे, इसलिए उसमें संशोधन किया है। अब न्याय होगा और गरीब मुसलमानों को न्याय मिलेगा, इसलिए वक्त में संशोधन हुआ है। मैं वापस मुद्दे पे आ जाता हूं। मुझे एकलव्य जी आपसे यही जानना है कि ठीक है, वक्त पर बहुत चर्चाएं हमारे चैनल ने भी कर ली और आपने भी बहुत अपनी राय इस पर रखी, लेकिन मुझे ये बताइए जो पंचर वाला जो सिस्टम शुरू हुआ है, इसमें क्या मुसलमानों का रहनुमा बनने की होड़ शुरू हो चुकी है और इसी को लेकर दौड़ रहे हैं तमाम सियासी दल? देखिए क्योंकि मदन राठौड़ जी का जो बयान सामने है उससे तो यही लगता है, उन्होंने भी ये कहा। देखिए दीपक जी, मैं आपको बताऊं कि मैं समझता हूं कि ये जो पूरा जो वक्फ अमेंडमेंट बिल का जो डिस्कशन रहा दोनों सदनों में और जो भी हमने पिछले 1-2 महीनों में गतिविधि देखी है, विपक्ष के दृष्टिकोण से अगर आप देखो मुसलमान वोट बैंक को लेके, तो एक बात मैं आपको कह सकता हूं कि इसमें पूरा विपक्ष जो है संगठित दिखाई दिया। मतलब उनमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं दिखा आपस में। और मैं आपको जितनी भी मेरी समझ है राजनीतिक, मैं ये समझता हूं कि विपक्ष ने जो मुसलमान हैं उनको कन्विंस कर लिया है कि ये मुसलमानों के भले के लिए नहीं है, ये इस्लाम के विरुद्ध है ये बिल। और ऐसी कई चीज़ें हैं जो भाजपा ने पहले भी करी हैं जो मुसलमानों के अच्छाई के लिए थी, जैसे कि 370 लाके कश्मीर में शांति बहाल करके उनके जीवन में सुधार लाना, ट्रिपल तलाक लाके उनकी महिलाओं के जीवन में सुधार लाना, परंतु 300 से 240 पे आए। और आज भी मैं समझता हूँ कि मुसलमानों को लेके जो बीजेपी को जो एक तरह से इनसिक्योरिटी है, उसी की वजह से इस तरह का स्टेटमेंट दिया गया है। लेकिन बीजेपी को भी स्पष्ट करना पड़ा इस बात को लेकर कि ठीक है, जैसे उन्होंने कहा भी कि कांग्रेस को भय कि इनका आशीर्वाद इनको मिल जाएगा, मुस्लिमों का आशीर्वाद बीजेपी को मिल जाएगा। नहीं, मैं समझता हूं कि देखिए आज की जो सिचुएशन है, कांग्रेस तो वैसे ही पंचर पड़ी है, उसको इन बोर्डों से वो अरे पंचर तो आपके नेता आपको करने में लग रहे हैं। 300 से 240 पे आ गए। आपके खुद की पार्टी के नेता खुद को पंचर करेंगे। दो मिनट दीपक भैया, इनका पंचर का इतिहास मैं आपको बता देता हूँ। इनका पंचर का इतिहास बहुत पुराना है। सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, देख लीजिए, आप एक करके देखिए, सुन लीजिए, आप एक मिनट सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए, इतिहास में कहीं गलत हो तो बताना। शर्म करो, एक बार सुन लीजिए, पौरू जी, सुन लीजिए, एक करके, एक बार सुन लीजिए, एक बार आपकी बारी आएगी, आप सुन लीजिए। अरे पौरू जी, नाम बहुत बढ़िया है। एक बार आप रुक जाइए, पौरू जी की सुन लेते। पौरू जी मुझे बता दीजिए, आपने इनके वो कह रहे हैं कि आपने पंचर बनाने से आगे उनको बढ़ने नहीं दिया, आपने कह दिया कि मदन राठौड़ जी पार्टी को पंचर करने लगे। मदन राठौड़ जी को तो बहुत कम समय हुआ साहब, अभी कौन सा पंचर कर दिया उन्होंने बीजेपी को? मैं तो इस बात को कहना चाह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का देखिए वर्तमान नेतृत्व है। मैं आपसे इस बात को कहूंगा दीपक जी, हम आपसे पहले आप सब लोग एक कहावत सुनते आए हैं, दुधारी तलवार की, जो इधर भी मारती है इधर भी पड़ती है। भारतीय जनता पार्टी का वर्तमान नेतृत्व जो मोदी जी का और अमित शाह जी का है, और उनकी लीडरशिप में जो पूरे देश में जो संगठन, चाहे वो सरकारों के रूप में चाहे वो संगठन के रूप में कार्य कर रहा है, ये चौधारी तलवार हो गई। दोधारी तलवार नहीं, चौधारी, यानी जो चार बात करने वाली। कैसे हो गई? एक तरफ तो ये लोग देखिए बीजेपी के जितने भी इनके पुराने नेता जो इनकी, पौरू जी समय की कभी थोड़ा मुझे बता दीजिए, ये पंचर कैसे कर रहे हैं, इनके नेता कैसे पंचर कर रहे हैं, वो बता दीजिए जल्दी से। बता रहा हूँ,
बता रहा हूँ आपको बता रहा हूँ ना, ये 4 तरीके से कैसे मारे। देखिए, एक तरफ तो बीजेपी के ओल्ड लीडर्स को मारे, दूसरी तरफ ये आरएसएस को संघ जो है, जो ऐसा माना जाता था कि भाई भारतीय जनता पार्टी कोई कितना ही बड़ा हो जाए, लेकिन जैसे घोड़ी जो है वो नाक के नीचे रहती है, ऐसे भारतीय जनता पार्टी का सर्वोच्च नेता जो है संघ के नीचे रहेगा। पहली बार ऐसा देखने में आया कि संघ जो है वो उसके आगे अपने आप को शिथिल पा रहा है। तीसरी बात देखिए, इनके जो पार्टनर्स, ये जिनके साथ होते हैं, चाहे पहले शिवसेना के साथ में थे, अकाली दल के साथ थे, इन्होंने उसका समूल नाश कर दिया। अब उसके बाद जो ये पीछे बढ़ गए जनता दल यूनाइटेड के और टीडीपी के। जनता दल यूनाइटेड में इस बिल के पास होने के बाद उसमें कितने इस्तीफे किसी को नहीं पता। और चौथा नंबर कांग्रेस का भी आ रहा है। मैं बड़े खुले मन से इस बात को स्वीकार करूं, पर देखिए, 4 तरफ चलने वाली तलवार 3 तरफ तो अपने लोगों को मार रही है। एक तरफ हमारे पे वार हो रहा है, लेकिन 3 तरफ इनके खुद के लोगों पे वार हो रहा है। मैं कहता हूं कि भगवान जो है भारतीय जनता पार्टी को वर्तमान नेतृत्व से बचाए, भगवान जो है आरएसएस को वर्तमान नेतृत्व से बचाए, भगवान जो है। ठीक है, अब देखिए 1.5 मिनट हो चुका है आपको। अब ये अरे कटारा जी तैयारी के साथ आए हैं। अब कटारा जी बताएंगे, बताइए इन्होंने कैसे पंचर कर दिया। और उस भाई आप भी थोड़ा सा लिख लेना कि आपका पंचर का इतिहास कितना बड़ा है। आप, मैं तो जब बड़ा हुआ स्कूल में 12th में था, 14 मार्च 1998 में सीताराम केसरी जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए कांग्रेस का उस कार्यालय में उनकी धोती खोल दी गई और धोती खोल के ऐसा बेइज्जत कर पंचर किया कि उनको कार्यालय से बाहर फेंक दिया। अरे भाई, सुनने का चढ़ा है पौरुष भाई, नाम बहुत वीरता वाला नाम है, आप तो बिल्कुल नहीं सुन पाते। सुनिए, अरे सुनिए पौरुष भाई, सुनिए। दूसरा देखिए साहब इनका, अब उसके जैसा ही एक वाकया हुआ राजस्थान में कि गहलोत जी ने अपने ही प्रदेश अध्यक्ष को नकारा, निकम्मा जैसे शब्दों से पंचर किया, प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया। इसके साथ ही सुनिए 2018 में 2013 में कांग्रेस को ऐसा पंचर किया गहलोत ने कि एक टेबल टेम्पो में लाख इनके विधायक रह गए, इतने से विधायक रह गए कि मिनी बस में से भी कम विधायक इनके पास रह गए। 2018 में पायलट ने थोड़ा बहुत इनकी गाड़ी चलाई, मुख्यमंत्री बनकर कांग्रेस ने फिर पायलट की गाड़ी को पंचर कर दिया और पायलट इनके कुछ टायरों को लेकर भागकर मानेसर भाग गए और गहलोत पंचर टायरों को लेकर होटल में जाके छुप गए। अब पंचर करने का खेल कांग्रेस का ऐसा चला दीपक जी, आप देखिए कि डोटासरा पायलट को पंचर करा, पायलट गहलोत को पंचर करा, गहलोत डोटासरा को पंचर करा। आपको देखिए कि गहलोत ने जब सचिन पायलट को पंचर कर दिया, अपनी गाड़ी को पंचर कर दिया, उसके बाद में डोटासरा जब उठने लगे तो बिरला ऑडिटोरियम में भ्रष्टाचारी के रूप में डोटासरा को गहलोत ने पंचर कर दिया। अब आप देखिए इन सबको पंचर होते ऐसे लोग हैं ये कि अब अपने 2023 में चुनाव हार गए, अपनी पार्टी को पंचर कर लिया, फिर भी इनको कोई भी शर्म नहीं आती। अब आदरणीय भजनलाल शर्मा जी ने, आदरणीय अपने प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जी ने कांग्रेस को ऐसा पंचर किया, 6-1 से हराया और ऐसी विकास की कील इनके टायर में ठोकी है कि कांग्रेस अब समझ नहीं पा रही कि ये भजनलाल शर्मा जी की विकास रूपी कील का इंतजाम कहां से लाए, कहां पंचर को सुधरवाए। ये कांग्रेस की पंचर गाड़ी इधर उधर घूम रही है, ड्राइवर बचा नहीं है, दौड़ रही है, खाई में गिरने को तैयार है। ठीक है, देखिए अब मैं एक बार एकलव्य जी का रुख कर लेता हूं। दीपक जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ कि पंचर लगाना कोई खराब काम नहीं है, रोजगार है, बिल्कुल रोजगार है। और इनफैक्ट मैं समझता हूँ कि इसको डिमीन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो लोअर स्किल्ड जॉब्स हैं, अगर इसको हम एक डिमीनिंग वे देखेंगे तो जो जब हम पकोड़ा बेचने की बात करते हैं बिल्कुल, तो जो रोजगार की जो अपॉर्चुनिटीज हैं उसको डिमीनिंग वे में मैं समझता हूँ कि कभी नहीं देखना चाहिए। परंतु मेरे ख्याल से जो यहाँ के जो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका जो आशय रहा होगा वो ये रहा होगा कि इससे जो ऊपर की जो जॉब्स हैं, जो टियर 2 या टियर 1 जॉब्स हैं, उसके लिए मुसलमान क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहा। और ये सच्चाई है। आप देखिए कि मतलब आप पिछले अगर 150 वर्ष की भी अगर आप विश्व की हिस्ट्री उठा के देख लोगे दीपक जी, तो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि किसी भी मुसलमान देश ने इतनी जंगें लड़ी हैं लेकिन कहीं भी कोई जंग जीती नहीं है। आपस में ज़रूर लड़ते रहते हैं, लेकिन इतने सारे अरब के देश मिलके आपने देखा होगा कि आज तक इजराइल जैसी छोटी कंट्री से जूझ रहे हैं। तो यहाँ पे भी मदरसों में क्या हो रहा है कि आज की डेट में उनको इस तरह से जब भड़काया जाता है वक्फ के अगेंस्ट, मतलब वो गाजा के अगेंस्ट। आप सोचो यहाँ के मदरसे में बैठ के दुआ मांगते रहते हैं गाजा के लिए, जबकि होना क्या चाहिए, अरे भाई तुम पढ़ाई करो, ईद पे 2-4 नए कपड़े दिला दो, तब तो आप मुख्य धारा में आओगे। तो मतलब मेरे ख्याल से जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जी ने कही है वो बात सही है, परंतु इससे मुसलमानों को अगर वो सोच रहे हैं कि ऐसा लग जाएगा कि वो इनका भला चाहते हैं और वो इसलिए इनको वोट दे देंगे, वो कभी नहीं होने वाला। ये भी मैं स्पष्ट कर दूं। इनको इतना सा
समझ नहीं आता कि मदन राठौड़ जी जब से बने हैं उसके बाद में उपचुनाव में 6-1 से इनको हराया है। उन्होंने कितना बड़ा काम किया है, फिर भी इनके गमछा में प्रदेश अध्यक्ष समझ में नहीं आता कि कहां गमछा हिलाना कामयाब। वो स्टेज पे डांस करते घूम रहे, उनको शर्म नहीं आ रही कि 2023 की तरफ चले गए एकलव्य जी आजी से उपचुनाव 6-1 से आ गए, फिर भी कांग्रेस को शर्म नहीं आती। और डोडासरा को तो इस राज्य का कोई भी बच्चा भी सीरियस नहीं लेता, उसको पता ही नहीं जीत हार का मतलब क्या होता है। कांग्रेस लगातार हार रही है, उपचुनाव हार रही है। चलिए एक मिनट नरेंद्र जी मुझे बताइए, डोटासरा जी को यदि कोई सीरियसली नहीं लेता तो डोटासरा जी के नेतृत्व में इस बार बहुत अच्छा प्रदर्शन 2024 के लोकसभा चुनाव में हुआ है। 2024 के लोगों को ले आए, डोटासरा जी नेतृत्व विधानसभा क्यों नहीं आते? वो अब प्रतिपक्ष के नेता जूली जी की उन्होंने गाड़ी लगातार विधानसभा में पंचर की, बोल नहीं थे। अब जूली जी ने डोटासरा की गाड़ी ऐसी पंचर की विधानसभा नहीं पहुंच पा रहे। ये पंचर का खेल इनमें चल रहा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश अध्यक्ष जी लगातार काम कर रहे हैं और कांग्रेस की गाड़ी को लगातार पंचर कर रहे हैं। कांग्रेस इसलिए तिलमिलाए हुए हैं कि ये जोड़ी इतना बढ़िया विकास का काम कर रही है, जनता लगातार को जिता रही है और कांग्रेस को पंचर कर रही है। अरे भैया तुम्हारे प्रदेश अध्यक्ष विधानसभा क्यों नहीं आते, बता सकते हो क्या आप? ठीक है विधानसभा क्यों नहीं आते, पता है क्या आपको? पढ़ के आया करो, पूछ के आया करो, क्यों नहीं आते वो विधानसभा? जूली जी ने उनका टायर पंचर कर दिया डोडासरा की गाड़ी का, इसलिए वो विधानसभा नहीं आते। चलिए ठीक है, मैं बस वक्त ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका नरेंद्र कटारा जी, साथ में परुष भारद्वाज जी और साथ में एकलव्य सिंह जी, आप तीनों का बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, इस चर्चा में आपने हिस्सा लिया। तो कुल मिलाकर देखिए पंचर पॉलिटिक्स राजस्थान में फिलहाल चल रही है और सियासी बयानबाजियों का दौर भी फिलहाल जारी है। फिलहाल प्रश्नकाल में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।